गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस लेक्चर में हम माइटोसिस डिवीज़न की प्रक्रिया पर बात करेंगे और इसके पहले के ढेर सारे डिस्कशन इंटरफेस पर हम कर चुके हैं और आज चर्चा करनी है। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि दो प्रकार का डिवीज़न होता है, एक माइटोसिस होता है और दूसरा मियोसिस होता है। आज के अपने हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं माइटोसिस पर, और इस पर हमने आपको बताया था कि माइटोसिस जो होता है इट टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल्स ऑफ द बॉडी। सोमैटिक सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस। हमने यह भी बात किया था कि इस डिवीजन के बाद एक सेल से दो डॉटर सेल का निर्माण होता है, और ये जो डॉटर सेल्स होती हैं, डॉटर सेल्स, इनमें क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम, बट द क्वांटिटी ऑफ डीएनए, क्वांटिटी ऑफ डीएनए रेड्यूस टू हाफ। ये हमने आपको बताया था। ये चीज है माइटोसिस डिवीजन में। डिवाइड क्या चीज होता है, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होता है और न्यूक्लियस का भी डिवीजन होता है। न्यूक्लियस के डिवीजन को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं, राइट। ठीक है, तो अब इसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है, जो डीएनए डिवाइड हो रहा है, तो कह रहे हैं साहब क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं हो रहा परंतु डीएनए डिवाइड हो रहा है। इसका कारण ये होता है कि प्रत्येक क्रोमोसोम यहाँ पर डबल क्रोमेटिड वाला होता है। जो क्रोमोसोम यहाँ पर है वो कैसा है, एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड नहीं है बल्कि डबल क्रोमेटिड है, और ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। जिस पॉइंट पर जुड़े हैं हम उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। हमने आपको बताया था कि माइटोसिस फेज जो आती है वो एस फेज के बाद आती है। एस फेज के बाद G2 होता है और G2 के बाद माइटोसिस होती है, राइट। तो ऐसी कंडीशन में चूंकि हमारी सेल एस फेज से आगे पास हो चुकी है, तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम है इनमें एक क्रोमेटिड से जस्ट इसका दूसरा भाई बन जाता है, जिसको हम सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। और ये दोनों एक ही क्रोमोसोम के क्रोमेटिड हैं, इस वास्ते इनको सिस्टर क्रोमेटिड कहा जाता है। एंड दीज सिस्टर क्रोमेटिड्स हैव द फिजिकल अटैचमेंट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, एंड दैट पॉइंट ऑफ फिजिकल अटैचमेंट इज नोन एज सेंट्रोमियर। तो व्हाट हैपेंस इन माइटोसिस डिवीजन, यू नो, माइटोसिस डिवीजन में क्या होता है कि डीएनए की मात्रा हमको आधी करनी है, तो फिर कौन किस प्रकार से आधा हो जाएगा, तो इसमें जो सेंट्रोमियर होता है ये बीच से स्प्लिट हो जाता है, और ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से सेंट्रोमियर पर फिजिकल अटैचमेंट की स्थिति में हैं। जब माइटोसिस डिवीजन होता है तो ये सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाता है और ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स एक डॉटर सेल में चला जाता है और दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड दूसरे डॉटर सेल के अंदर चला जाता है। इस प्रकार से क्रोमोसोम तो वही रहेगा, बस अंतर क्या है कि अभी क्रोमोसोम डबल क्रोमेटिड वाला है और डॉटर सेल जो बनेगी उसमें जो क्रोमोसोम होगा वो सिंगल क्रोमेटिड वाला होगा। एक्चुअली यही होता है जब हम क्रोमोसोम के डिवीजन की बात करते हैं किसी भी सेल के अंदर, राइट। तो आइए और आज हम इस प्रक्रिया को देखते हैं कि माइटोसिस डिवीजन कैसे होता है, व्हाट इज इट्स मैकेनिज्म। तो अध्ययन की सुविधा के लिए माइटोसिस डिवीजन को फेज वाइज डिवाइड किया गया है, और ऐसे 4 फेजेज इसमें रिकॉग्नाइज किए गए हैं माइटोसिस डिवीजन में, और इन फेजेज के नाम है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ये 4 फेजेज होते हैं माइटोसिस डिवीजन के। दीज आर द 4 फेजेज इन माइटोसिस डिवीजन बाय विच द माइटोसिस टेक्स प्लेस। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोफेज की। हमें मालूम है कि हम लोग इस समय हमारी जो सेल है ये एस फेज को क्रॉस की है, G2 फेज को क्रॉस की है, तो इसमें वो सारी तैयारी हो चुकी है कि डीएनए को पहले से ही डबल कर लिया गया है, पहले से ही प्रोटीन्स को डबल कर लिया गया है। बात समझ में आ रही है, सारी जो आवश्यकता है वो हमने पूरी कर लिया है। अब हम आओ और देखेंगे कि ये माइटोसिस डिवीजन में होने क्या जा रहा है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन माइटोसिस डिवीजन इन इट्स प्रोफेज। अगर हम प्रोफेज की बात करें तो क्या होने जा रहा है, व्हाट हैपेंस इन प्रोफेज।
बात अगर हम प्रोफेज की करें, यहाँ पर हम सीधे न्यूक्लियस दिखा रहे हैं, इसमें हम सेल नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि क्या दिखा रहे हैं, ये न्यूक्लियस है, इसको हम दिखा रहे हैं। प्रोफेज जो होता है ये माइटोसिस डिवीजन की इनिशियल स्टेज होती है। यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये अनकंडेंस्ड होते हैं और लेंथ वाइज फैले हुए होते हैं, राइट। क्रोमैटिन थ्रेड्स जो होते हैं ये लेंथ वाइज होते हैं, अनस्ट्रेच्ड कंडीशन में होते हैं इस प्रकार से। और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पाई जाती है। ये प्रोफेज अर्ली स्टेज है। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है एंड दीज आर द क्रोमैटिन थ्रेड्स। क्रोमैटिन थ्रेड्स जब ये हमारी प्रोफेज यानी कि अर्ली स्टेज में आपको क्रोमैटिन थ्रेड्स अनकंडेंस्ड स्टेट में दिखाई दे रहे हैं, इनमें न्यूक्लियोलस मौजूद है। अर्ली प्रोफेज की अगर हम बात करें, अर्ली प्रोफेज की अगर हम बात करें तो यहां पर न्यूक्लियोलस मौजूद है। यहां पर जो क्रोमैटिन थ्रेड्स होते हैं क्रोमैटिन थ्रेड्स रिमेन अनकंडेंस्ड। क्रोमैटिन थ्रेड्स जो होते हैं वो अनकंडेंस्ड स्टेट में होते हैं, थिन होते हैं। और क्या होता है, इन साइटोप्लाज्म all the cell organelles present। ये सारी कंडीशन आप देख पा रहे हैं, ये अर्ली प्रोफेज में होता है। क्या क्या चीजें, सेल के न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस आपको दिखाई दे रही है, क्रोमैटिन थ्रेड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, सेल साइटोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं इंक्लूडिंग द माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी, ये सब मौजूद है। ठीक है, अब जैसे जैसे आपकी ये प्रोफेज प्रोग्रेस करेगी और हम लेट प्रोफेज में पहुंचेंगे तो यहां पर क्या होता है कि लेट प्रोफेज में माइटोटिक स्पिंडल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। माइटोटिक स्पिंडल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है और ये माइटोटिक स्पिंडल्स और फिलामेंट्स बनते कैसे हैं, तो जो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स होते हैं वो पॉलीमराइज करते हैं और पॉलीमराइज करके ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं जिनको हम माइटोटिक स्पिंडल्स कहते हैं। तो लेट प्रोफेज में अगर हम देखें तो हमारी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डिसअपीयर करने लगती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जो क्रोमैटिन थ्रेड्स अटैच होते हैं इनको रिलैक्स होने का मौका मिलता है। और इस रिलैक्सेशन के दौरान जैसे आप रबड़ होता है तो रबड़ को अगर खींचे रहोगे तो वो पतला दिखेगा, जैसे छोड़ोगे वो धीरे धीरे करके मोटा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अचानक गायब नहीं होती है, परंतु न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होना शुरू करती है। किसमें, लेट प्रोफेज में। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपके जो क्रोमैटिन थ्रेड्स होते हैं जो कि खिंचे हुए स्थिति में होते हैं, अब वो धीरे धीरे उनको रिलैक्स होने का मौका लगता है और जब ये रिलैक्स होने लगते हैं तो इनकी मोटाई बढ़ने लगती है। जो माइक्रोस्कोप में पहले इनविजिबल क्रोमोसोम्स थे, नाउ दीज स्टार्ट अपीयरिंग, और इनको हम इस प्रकार से, इनका कंडेंसेशन होने लगता है, ये मोटे होने लगते हैं तो माइक्रोस्कोप में आसानी से दिखने लगते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें किस में आएंगी, लेट प्रोफेज में। तो अर्ली प्रोफेज में ये सारी बात है। अब अगर हम देखें कि कौन कौन सी घटनाएं लेट प्रोफेज में होती हैं तो उनको हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पर। अब लेट प्रोफेज के बजाय क्या करेंगे, अर्ली प्रोफेज के बजाय लेट प्रोफेज कर लेंगे। नाउ व्हाट हैपेंस हियर, अब न्यूक्लियोलस जो उपस्थित है ये क्या हो जाएगी, न्यूक्लियोलस अब डिसअपीयर कर जाती है। न्यूक्लियोलस डिसअपीयर कर जाएगी। ये जो क्रोमैटिन थ्रेड्स होते जो रिमेन अनकंडेंस्ड थे, अब ये कंडेंसेशन स्टार्ट कर देते हैं। कंडेंसेशन यहां पर स्टार्ट हो जाता है, क्रोमैटिन थ्रेड्स का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है और ये थिन के बजाय अब क्या होने लगते हैं, ये थिक होने लगते हैं।
तो आपके जो क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं ये रिलैक्स होने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स डिसअपियरिंग। ये बात जरूर यहां पर मेंशन कर लेंगे, बिकॉज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स डिसअपियरिंग। चूंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां पर डिसअपियर करने लगती है, ऐसी कंडीशन में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के डिसअपियरेंस की वजह से आपके जो क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं ये मोटे होने लगते हैं, कंडेंस होने लगते हैं। ठीक है, और कौन सा इंपॉर्टेंट काम होता है, स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं स्टार्ट फार्मिंग। और यहां पर होता क्या है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन के लिए होता क्या है कि जो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स होते हैं, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन मोनोमर्स स्टार्ट पॉलीमराइजिंग। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स का पॉलीमराइजेशन, जैसे मान लो कि ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है, तो ऐसे ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स यहाँ पर पॉलीमराइज करने लगते हैं और इनके पॉलीमराइजेशन से ये एक छड़नुमा रॉड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर अपीयर करती है, जो कि कई ट्यूब्यूलिन मोनोमर्स से मिलकर बनी हुई है। हम इसी को माइक्रोट्यूब्यूल कहेंगे, स्पिंडल फाइबर कहेंगे, या आप इन्हें माइक्रोट्यूब्यूल्स कह सकते हैं। तो ये फिलामेंट्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट्स, दीज आर मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन एज द ट्यूब्यूलिन मोनोमर्स स्टार्ट पॉलीमराइजिंग। व्हाट आर दी ट्यूब्यूलिन, फ्रॉम वेयर दीज कम। मैंने आपको बताया था कि माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन की सारी कंडीशंस जो होती हैं, सारी प्रिपरेशन कहाँ हो जाती है, आपकी G2 फेज कंप्लीट होते होते ट्यूब्यूलिन फॉर्मेशन हो जाता है, और ये ट्यूब्यूलिन्स प्रोफेज लेट स्टेज में आकर पॉलीमराइज करते हैं और इस तरीके से एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर या रॉड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर अपीयर कर जाता है। बात समझ में आ गई इतनी? ठीक, ये हो गया लेट प्रोफेज में। एक बात और होनी है कि यहाँ पर जो सेल ऑर्गेनेल बाय द एंड ऑफ प्रोफेज, बाय द एंड ऑफ प्रोफेज, बाय द एंड ऑफ प्रोफेज द सेल ऑर्गेनेल्स, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल हैं, जैसे कि गोल्गी बॉडी है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, डिसअपियर, ये सब अनुपस्थित हो जाते हैं। और क्या काम होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी यहां पर डिसअपियर हो जाती है। इस तरह से प्रोफेज समाप्त होते होते आपकी सेल के अंदर ना तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखेगा, ना गोल्गी बॉडी दिखेगा, ना न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस दिखेगा, और ना ही आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखेगी। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर गायब हो चुके होते हैं। कहाँ पर आकर, प्रोफेज, लेट प्रोफेज अवस्था में आते आते ये सारे स्ट्रक्चर्स डिसअपियर हो चुके होते हैं। इतनी बात समझ गई होगी आप। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम किसकी, मेटाफेज की। ध्यान रहे कि जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो गई तो कंडेंसेशन भी जो होता है किसका, क्रोमेटिन थ्रेड्स का, ये भी कंप्लीट हो चुका होता है। और जब क्रोमेटिन थ्रेड का कंडेंसेशन कंप्लीट हो चुका होता है तो फिर क्या होता है, इसका मतलब कि हमको क्रोमोसोम दिखाई देने लगते हैं। जब भी आप माइक्रोस्कोप में इनको ऑब्जर्व करेंगे तो यू आर एबल टू सी द क्रोमोसोम्स इन देयर प्रॉपर फॉर्म। इनकी पूरी मॉर्फोलॉजिकल डिटेल आपको दिखने लगती है मेटाफेज अवस्था में आते आते। बस माइक्रोस्कोप आपको यूज करना है। कौन सा माइक्रोस्कोप यूज करेंगे, पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप यूज करेंगे यहाँ पर, और आपको क्रोमोसोम की एग्जैक्ट मॉर्फोलॉजी दिखाई देने लगेगी। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब ये जो मोटे क्रोमेटिन होते हैं, अब इनको क्रोमोसोम कहा जाता है। ध्यान रहे, आपको कभी नहीं भूलना है कि माइटोसिस डिवीजन के मेटाफेज अवस्था में
क्रोमोसोम्स डबल क्रोमेटिड वाले होते हैं। दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं वह एक पॉइंट अर्थात सेंट्रोमियर से जुड़े हुए स्थित होते हैं। ठीक, अब ये सारे क्रोमोसोम्स पर, इनके सेंट्रोमियर पर एक सेंट्रल डिस्क बनता है जिसको हम काइनेटोकोर कहते हैं। और आपके माइटोटिक स्पिंडल्स जो होते हैं ये इसी काइनेटोकोर पर सेट हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम डायग्राम से यहां देखें, आपके क्रोमोसोम का जो काइनेटोकोर है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि जैसे आपका एक क्रोमोसोम ये है, सिस्टर क्रोमेटिड है एक क्रोमोसोम का, और दूसरा जो है वो आपका ये है क्रोमेटिड। इन दोनों क्रोमोसोम क्रोमेटिड को जोड़ने के लिए यहां पर क्या है, इट इज द सेंट्रोमियर, यू कैन सी। और इनके सरफेस पर एक ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है दोनों साइड में सेंट्रोमियर पर। नाउ दिस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज काइनेटोकोर। हम इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इट इज नोन एज काइनेटोकोर। ये कौन है, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं एंड दिस वन इज द सेंट्रोमियर, दिस वन इज द सेंट्रोमियर। अब क्वेश्चन ये है, ये जो आपको क्रोमोसोम हम दिखा रहे हैं मेटाफेज अवस्था पर, इसमें क्या है, इसमें एक सेंट्रोमियर है और सेंट्रोमियर के साथ अटैच्ड ये क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। अब सेंट्रोमियर पर काइनेटोकोर बन रहा है यहाँ पर। इसी काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं कौन, आपके स्पिंडल फाइबर्स होते हैं। ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ना, इनका अटैचमेंट इसी काइनेटोकोर से हो जाता है। तो क्या बोलते हैं इनको, इनको स्पिंडल फाइबर बोल रहे हैं। स्पिंडल फाइबर्स कहाँ पर अटैच हो जाते हैं, अटैच्ड टू द काइनेटोकोर। इस प्रकार की व्यवस्था होती है। और ये कहाँ पर दिखता है, ये सब कुछ आपको मेटाफेज अवस्था पर दिखता है, जहाँ पर ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनके साथ माइटोटिक स्पिंडल इनके काइनेटोकोर पर अटैच हो जाते हैं और इन क्रोमोसोम को ले करके इक्वेटर पर आते हैं। कहाँ पर आएंगे, इक्वेटर पर आते हैं, मध्य में आते हैं, यानी कि सेल के मध्य में आकर के जहाँ पर मिडिल प्लेट आगे बननी है इसी पर आकर के ये इकट्ठा हो जाते हैं। ये क्रोमोसोम्स पैरेलल एक दूसरे के अरेंज हो जाते हैं और इनके साथ अटैच होता है माइक्रोट्यूब्यूल। अगर हम आपको डायग्राम से वो चीज़ दिखाना चाहें तो आप देखिए जरा डायग्राम से किस तरह दिखेगा। यहां पर अगर आप देखें तो ये क्रोमोसोम का अरेंजमेंट है। ये इक्वेटर पर क्रोमोसोम स्थित हैं। ऐसे हम दो क्रोमोसोम यहां पर दिखा रहे हैं, राइट। इनका संबंध किससे है, ये सेंट्रोमियर इनका है, दिस वन इज द सेंट्रोमियर। ये जो है ये काइनेटोकोर है इनका, ऐसे इनका काइनेटोकोर ये है, ऐसे इस तरह से। अब जो आपका सेंट्रियोल होता है वो डुप्लीकेट कर चुका है। आपका जो सेंट्रोमियर है ये सेंट्रियोल ये डुप्लीकेट कर चुका है और जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो ये हैं, यहां पर अटैच हो गए हैं। ठीक है, ऐसे इस तरह से ये स्पिंडल फाइबर्स होते हैं और ऐसे ही स्पिंडल फाइबर इस साइड से काइनेटोकोर पर सेट हो जाएंगे और ये है आपका सेंट्रियोल है। इस तरह से सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट हो जाती है। आपको पता है ना कि जैसे डीएनए का डुप्लीकेशन होता है उसी प्रकार से सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन हो जाता है और इसकी जो पार्टनर सेंट्रियोल है वो अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाती है। तो एक पोल पर एक सेंट्रियोल यहाँ दिख रही है और ये जो माइटोटिक स्पिंडल्स होते हैं इनका ऑर्गेनाइजेशन भी सेंट्रियोल के द्वारा ही होता है और ये जो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स होते हैं ये पॉलीमराइज करके स्पिंडल फाइबर दे रहे हैं यहाँ पर और स्पिंडल फाइबर का अटैचमेंट सेंट्रोमियर पर इसके काइनेटोकोर वाले पॉइंट पर है। आपको बात समझ में आ गई होगी, राइट।
इस तरह से मेटाफेज में कौन कौन सी स्थिति होती है? इन मेटाफेज अगर हम देखें, यहां पर क्या होता है कि क्रोमोसोम्स आर क्लियरली विजिबल, क्योंकि ये थिक हो जाते हैं, थिक कंडेंस्ड होते हैं। स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं गेट अटैच्ड टू द काइनेटोकोर ऑफ द सेंट्रोमियर, और क्रोमोसोम्स जो होते हैं are arranged on equator by mitotic spindles। इस तरह से अगर यहां पर देखें इस डायग्राम में, ये कौन सी स्टेज का डायग्राम है? इट इज मेटाफेज। ये मेटाफेज स्टेज का डायग्राम है, और यहां पर ये इक्वेटोरियल लाइन है, इक्वेटर इसी को कहते हैं जो मध्य में है, और इसी पर आपके ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये अरेंज होते हैं। बहुत खूबसूरत से डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि इस प्रकार से ये क्रोमोसोम्स यहाँ पर इक्वेटर पर अरेंज हो जाते हैं। ये जो सेंट्रियोल है ये डुप्लीकेट हो चुकी है और ये अपोजिट पोल्स पर मूव कर गई है, राइट। इतनी सारी बात होने तक आपका जो ये मेटाफेज स्टेज होती है ये कंप्लीट हो जाती है, और अगली स्टेज स्टार्ट होती है जिसका नाम क्या है? अगली स्टेज का नाम है एनाफेज, राइट। इतनी सारी बात अगर समझ गए हो और नोट कर लिए हो तो हम आगे बढ़ें। आपके पास समय है, ये जो मटेरियल इस पर प्रोवाइडेड है इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी कॉपी कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ें। अगली जो स्टेज हम आपको बताने जा रहे हैं वो है एनाफेज। नेक्स्ट अगली जो स्टेज है वो एनाफेज है। नेक्स्ट जो थर्ड फेज इसकी है एनाफेज। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है और वो ये है कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनका जो सेंट्रोमियर है ये लेंथ वाइज स्प्लिट करेगा और इनके जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो पहला काम एनाफेज में तो यही होता है कि जो सेंट्रोमियर होता है स्टार्ट्स splitting, so the sister chromatids start separating। ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं ये एक दूसरे से अलग होने लगते हैं, सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर। दूसरा काम क्या होता है? जो माइटोटिक स्पिंडल्स होते हैं स्टार्ट डीपॉलीमराइजेशन। अभी इसके पहले आपने देखा था कि जब स्पिंडल फाइबर पॉलीमराइज कर रहे थे, कैसे
ये जो इनके ट्यूबुलिन प्रोटीन्स थे वो पॉलीमराइज करके माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल फाइबर बनाते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि अब इन फाइबर्स का डीपॉलीमराइजेशन स्टार्ट होगा और ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं इनकी साइज छोटी होने लगेगी। इनकी जो साइज है, लेंथ जो होगी, लेंथ ऑफ स्पिंडल फाइबर्स डेक्रीजेज। स्पिंडल फाइबर्स की जो लेंथ है वो डेक्रीज करने लगेगी। इससे क्या होगा कि जब दूरियां, क्या नाम है, इसकी लंबाई कम होगी स्पिंडल फाइबर की, तो ये खिंचान पैदा होगा और इस प्रकार से इनसे काइनेटोकोर पर अटैच्ड जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स, वो एक दूसरे से अलग होंगे और अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगेंगे। इसलिए ऐसा होगा क्योंकि स्पिंडल फाइबर का डीपॉलीमराइजेशन स्टार्ट होगा तो इनकी साइज छोटी होने की वजह से क्रोमेटिड्स के बीच की दूरी बढ़ने लगेगी और यह आपको डायग्राम में इस प्रकार से दिखाई देगा। अब क्या होगा कि ये आपका जो सेंट्रोमियर है यहाँ से स्प्लिट कर जाएगा ऐसे, और इनकी साइज जो स्पिंडल फाइबर की वो छोटी होगी। तो इससे क्या होगा कि ये दोनों क्रोमेटिड इस तरफ आएंगे, ये दोनों ऊपर की तरफ चले जाएंगे। मतलब ये हुआ कि ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं इनका पोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। मीन्स द सिस्टर क्रोमेटिड्स स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। ये बात समझ में आ गई? ये मूव कर जाएंगे अपोजिट पोल्स पर और इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपको अगले डायग्राम में, या हाँ अगले डायग्राम में देख लीजिए। ये नोट कर लिया होगा हमारे ख्याल से, आपने नहीं नोट किया है तो इसको कॉपी कर लीजिए। ये सेंट्रोमियर लेंथ वाइज ये स्प्लिट कर जाएंगे ऐसे और दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग होने लगेंगे। ठीक है, ये कॉपी कर लिया होगा। अब हम आगे आपको बता रहे हैं कि इसमें क्या होने जा रहा है। इसके बाद अब ये आपकी सेंट्रियोल है। स्पिंडल फाइबर्स जो थे वो आकार में छोटे हो जाएंगे ऐसे। ये सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग हो गए इस तरह से, और ये इनका काइनेटोकोर होता है जहां से स्पिंडल फाइबर जुड़े हैं। इसी तरीके से दूसरा वाला क्रोमेटिड ये होगा, और आपके जो ये स्पिंडल फाइबर्स है ये आकार में छोटे हो गए हैं इस तरह से। मतलब ये हो गया कि ये जो क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं ये क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लगते हैं ऐसे। तो ये दोनों क्रोमेटिड अभी जहाँ पर एक दूसरे से ये जुड़े थे, किस पॉइंट पर जुड़े थे? ये सेंट्रोमियर पर जुड़े हुए थे। अब ये क्या होंगे कि ये अपोजिट पोल्स की तरफ भगने लगेंगे और इनके बीच की दूरी कम होने लगेगी। ऐसा क्यों हो पाया? इसलिए क्योंकि ये जो स्पिंडल फाइबर्स थे इनका डीपॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो गया और इस प्रकार से ये अपने अपने साथ के जो क्रोमेटिड्स हैं जिनके साथ ये जुड़े थे इनको लेकर अपोजिट पोल पर भगने लगते हैं। बात समझ में आ गई? यही है सिस्टम एनाफेज का जो कंप्लीट हो गया। अभी तक देख रहे हैं आप, ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ना न्यूक्लियोलस अभी रीअपियर हुई है, ना ही सेल ऑर्गेनेल्स अभी यहाँ पर जो है रीअपियर किए हैं। बस केवल इतना हुआ है कि ये जो आपका क्रोमोसोम है इसका डिवीज़न हो गया है। ठीक है, ये जो आपका क्रोमोसोम है इसका डिवीज़न हो गया है। ठीक है, किसमें? क्रोमेटिड्स में, और सिस्टर क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल की तरफ भग गए हैं। ठीक है, आइए और अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन एनाफेज। व्हाट हैपन्स इन एनाफेज, लेट्स सी। अब एनाफेज में क्या होगा? ये जो क्रोमेटिड्स हैं आर
now at opposite poles. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है रीअपियर, न्यूक्लियोलस आल्सो अपीयर। और क्या होता है? सेल ऑर्गेनेल्स, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगेन अपीयर, ये फिर से अपीयर हो जाते हैं, दिख जाते हैं आपको। ठीक है, इस प्रकार से जो कैरियोकाइनेसिस है, कैरियोकाइनेसिस नाउ कंप्लीट्स। कैरियोकाइनेसिस अब कंप्लीट हो गई है। माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस अब कंप्लीट हो गई है और ये क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल्स पर चले गए, न्यूक्लियोलस अपीयर कर जाएगी। क्या होगा? अब यहां पर न्यूक्लियोलस अपीयर कर जाएगी और क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन चुकी है। क्या हो गया? अब इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर कर चुकी है, ये है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर कर जाएगी लाइक दिस। सेंट्रियोल साइटोप्लाज्म में ही रहती है। इस प्रकार से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें अपीयर कर गई है। क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल पर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर कर गई है। दो न्यूक्लियस यहां दिख रहे हैं अब। क्यों? इसलिए क्योंकि न्यूक्लियस का विभाजन हो गया है, कैरियोकाइनेसिस हो गई है। एक ही सेल के अंदर इस समय अब आपको दो न्यूक्लियाई दिखाई दे रहे हैं। कितने दिख रहे हैं? दो दिख रहे हैं। ये डाइकैरियोटिक स्टेज टेम्परेरी होती है। यद्यपि कुछ सेल्स में जिनमें कि न्यूक्लियस ही दो होता है वो ऑलरेडी उस फॉर्म में होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो यूनी न्यूक्लियर सेल्स होती हैं उसमें यह अवस्था बहुत थोड़ी देर तक रहेगी। इसलिए क्योंकि इसके जस्ट बाद साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होने जा रहा है और फिर ये दोनों सेल्स एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। तो अगला जो स्टेज हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है? वो साइटोकाइनेसिस है, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस हो चुकी है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब द डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मटेरियल्स। अब जो होने जा रहा है वो साइटोकाइनेसिस होने जा रही है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर किसी भी कारण से साइटोकाइनेसिस ना हो, किसी भी कारण से, तो एक सेल में दो न्यूक्लियस हो जाएंगे। अगर अगली बार फिर ऐसे ही डिवीजन हो और फिर साइटोकाइनेसिस ना हो, मीन्स द कैरियोकाइनेसिस अकर्स but the cytokinesis fails to occur. What happens? You can imagine what happens. Here the number of nuclei as after every division getting double. पहले एक से दो हुआ, अगले डिवीजन में 2 से 4 न्यूक्लियस हो जाएंगे, अगले डिवीजन में 4 से 8 न्यूक्लियस हो जाएंगे। कुछ यूकैरियोटिक सेल्स में इस प्रकार के डिवीजन को, जहाँ पर न्यूक्लियस का निर्माण होता है परंतु सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता, हम इसको फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। कुछ लोअर एनिमल्स में होता है और प्लांट्स में होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, जहाँ पर कि एक ही सेल के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इंक्रीज कर जाते हैं। अब आप कहेंगे व्हाट्स अबाउट द प्लॉइडी? तो प्रत्येक न्यूक्लियस में क्रोमोसोम की एक सेट मौजूद रहेगी। इसका मतलब ये हो गया कि प्लॉइडी लेवल 2n से 4n, 4n से 8n इस प्रकार बढ़ती हुई चली जाएगी। मतलब ये हो गया कि प्लॉइडी लेवल इंक्रीज कर जाएगा। सच ए काइंड ऑफ डिवीजन इन विच द न्यूक्लियस डिवाइड्स बट साइटोप्लाज्म फेल्स टू डिवाइड इज नोन एज एंडोमाइटोसिस। क्या कहते हैं? हम इसी को एंडोमाइटोसिस कहते हैं। इस घटना को हम पॉलीटेनी भी कहते हैं। क्या कहेंगे? पॉलीटेनी कहेंगे। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। एक स्पेशल केस यहाँ पर बन रहा है। इधर ये सारी चीज़ें अगर आप नोट कर लिए हो तो हम मिटा दें, अगर नहीं नोट किए हैं तो टाइम है आपके पास, जल्दी कर लीजिए।
हो गया होगा। आप साइटोकाइनेसिस पर जाने के पहले ये स्पेशल पॉइंट नोट कर लेंगे। इन जनरल न्यूक्लियस डिवीजन होने के बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। इन जनरल द साइटोकाइनेसिस स्टार्ट्स। साइटोकाइनेसिस स्टार्ट्स आफ्टर द कैरियोकाइनेसिस। सामान्य तौर पर जो डिवीजन हो रहा है सेल्स में, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन स्टार्ट हो जाता है ज़्यादातर केस में, मैक्सिमम। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस क्या होते हैं, बट इन स्पेशल केसेस समटाइम्स क्या होता है, द न्यूक्लियस डिवाइड्स। The nuclear material get double. Nuclear material gets double, but cytokinesis fails to occur. Cytokinesis fails to occur. इससे क्या होगा, in a cell the number of nucleus more than 1 हो जाता है। अब यहां पर चूंकि यह डिवीजन अंदर अंदर हो रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है कि डिवीजन हो गया, बात समझ रहे हैं, ये डिवीजन कैसा हो रहा है, डिवीजन अंदर अंदर हो रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है। लेकिन अंदर क्या हुआ है, अंदर न्यूक्लियस की संख्या बढ़ गई है। अब न्यूक्लियस की संख्या बढ़ जाने से प्लॉइडी लेवल बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा, यहां पर प्लॉइडी लेवल इंक्रीज कर जाएगा। प्लॉइडी लेवल इंक्रीजेज। अब ये कितना हो जाएगा, 2n, 2n से कितना 4n, 4n से कितना 8n। इस प्रकार से न्यूक्लियर मटेरियल जैसे जैसे डबल होता जाएगा वैसे वैसे एक सेल के अंदर क्रोमोसोम की संख्या भी डबल होती जाएगी, अर्थात प्लॉइडी लेवल जस्ट मल्टीप्लाई हो रही है। इस प्रकार की जो सेल्स होती हैं उनको पॉलीप्लॉयड सेल्स कहा जाता है। अब आपका ध्यान हम दिलाना चाहेंगे, इस प्रकार की पॉलीप्लॉयड सेल्स कहाँ पर पाई जाती हैं। तो अगर आपने प्लांट्स में पढ़ा हो, प्लांट्स में माइक्रोस्पोरेंजियम की जो अंदर वाली लेयर थी पोलन चैम्बर की, उसे हम टेपिटम नाम देते थे। तो टेपिटम की जो सेल्स होती हैं उनमें सामान्य तौर पर प्लॉइडी लेवल हाई होता है, यूजुअल नंबर नहीं होता बल्कि उससे ज़्यादा होता है। तो हाउ दिस हैपेंस, इट इज़ बिकॉज ऑफ एंडोमाइटोसिस और पॉलीटेनी। इसी घटना को हम एंडोमाइटोसिस कहते हैं। तो इस चीज़ को आप लिख लेंगे, दिस स्पेशल केस इज नोन एज, दिस स्पेशल केस ऑफ सेल डिवीजन in which the nuclear material gets double. Nuclear material divides, but cytoplasm fails to divide. Cytoplasm fails to divide, known as, इस केस को हम क्या कहते हैं, हम इस केस को एंडोमाइटोसिस बोलते हैं। या इसी को हम पॉलीटेनी बोलते हैं। एंडोमाइटोसिस और पॉलीटेनी,
राइट। ठीक है, इस घटना को एंडोमाइटोसिस या पॉलीटेनी बोलते हैं। इससे क्रोमोसोम का जो सामान्य यूजुअल जो नंबर होता है वो मल्टीप्लाई कर जाता है, वो सेट 2, 4, 8 इस प्रकार से गुना मल्टीप्लाई हो जाता है। इस प्रकार की जो सेल्स होती हैं वो पॉलीप्लॉइड होती हैं। हाई लेवल की प्लॉइडी ऐसी सेल्स में देखने को मिलती है। इतनी बात समझ गए। आप कह रहे हैं कि साहब इसका कारण क्या होता है? व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस एंडोमाइटोसिस और पॉलीटेनी? ऐसी कोई भी घटना जो माइटोटिक स्पिंडल के बनने को रोक दे, ऐसी कोई भी घटना जो माइटोटिक स्पिंडल्स को बनने से रोक दे, वो एंडोमाइटोसिस के लिए जिम्मेदार होती है। इस प्रकार की ड्रग होती है जिसका नाम होता है कोल्चिसिन। कोल्चिसिन नाम की जो ड्रग है वो माइटोसिस स्पिंडल के बनने की प्रक्रिया को रोककर एंडोमाइटोसिस को प्रमोट करती है। तो इस बात को आप नोट कर लेंगे कि ये इंड्यूस्ड होती है कुछ सेल्स में। कोल्चिसिन ट्रीटमेंट से इसको इंड्यूस किया जा सकता है, और कुछ सेल्स में वो नेचुरल होता है, उनके कई कारण होते हैं, तो इस पर आपको डिटेल नहीं पढ़ना है। केवल जो सवाल आपसे पूछा जाएगा वो ये है कि कौन सी ऐसी ड्रग है जो दी जाती है प्लांट्स में, क्या करने के लिए? प्लॉइडी लेवल इंक्रीज करने के लिए। क्योंकि आजकल आपको पता है कि पॉलीप्लॉइड क्रॉप्स बनाए जाते हैं पैदावार बढ़ाने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर कोल्चिसिन नाम की ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है टू इंक्रीज द लेवल ऑफ प्लॉइडी, राइट। तो ये जो कोल्चिसिन ड्रग होती है ये माइटोटिक स्पिंडल के बनने की प्रक्रिया को रोक देती है। तो इस बात को आप लिख लेंगे कि जो कोल्चिसिन होता है, जो ड्रग है कोल्चिसिन, prevents the formation of mitotic spindle, formation of mitotic spindle and promote the endomitosis एंड पॉलीप्लॉइडी। तो पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस करने के लिए जिस ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है, दैट ड्रग इज नोन एज व्हाट? दैट ड्रग इज नोन एज कोल्चिसिन। तो इस प्रकार से कोल्चिसिन ट्रीटमेंट किया जाता है, ये आप समझ गए होंगे। एंडोमाइटोसिस क्या है ये आप समझ गए होंगे। एक ही सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर आप सेट रिपीट हो गया है, ये आप समझ गए। आइए और अब बात करते हैं कि साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया एनिमल और प्लांट सेल्स में कैसे होती है। ये सारा जो बना हुआ है यहाँ पर, ये लिखा है मटेरियल, आप जल्दी कॉपी कर लीजिए, हम मिटाएंगे इसे, क्योंकि आपको साइटोकाइनेसिस समझानी है। आइए और बात करते हैं साइटोकाइनेसिस पर। कैरियोकाइनेसिस के बाद अब साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगी। बस इसके प्रोसेस में डिफरेंस है, किसमें किसमें? एनिमल्स में और प्लांट्स में इसकी प्रोसेस में डिफरेंस है, जिसे हमको जानना है। इसके प्रोसेस में डिफरेंस कहाँ पर है? अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो ये 2 न्यूक्लियस हैं, इसमें बन चुके हैं ऑलरेडी, इनके अपने अपने क्रोमोसोम्स मौजूद हैं यहाँ पर, ठीक है। न्यूक्लियस में सेंट्रियोल मौजूद, न्यूक्लियोलस मौजूद है, और ये जो सिस्टर क्रोमेटिड अलग हुए थे ये अलग अलग यहाँ पर मौजूद हैं। ये सेल मेम्ब्रेन है, दिस वन इज द न्यूक्लियस। कितने न्यूक्लियस हैं? 2 हो चुके हैं। अब अगर ये एनिमल सेल है तो जो फरो बनता है वो पेरीफेरी टुवर्ड्स सेंटर बनता है, यानी कि यहाँ से डिवीजन फॉर्क बनेगा, डिवीजन फरो बनेगा इस प्रकार से, ऐसे इस तरह से, जो कि सेंटर की तरफ प्रोसीड करता है, ऐसे इस तरह से ये दोनों एंड आकर आगे मिल जाएंगे और ये सेल्स एक दूसरे से क्या हो जाएंगी? अलग हो जाएंगी। तो इसको हम बोलेंगे क्लीवेज फरो बोलेंगे। मूव्स पेरीफेरी टू सेंटर,
इन द एनिमल सेल्स। ये है, ये किस में होता है? एनिमल सेल में होता है। तो जो साइटोकाइनेसिस हो रही है, इसमें जो क्लीवेज फरो बनता है वो पेरीफेरी पर बनेगा एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर सो दैट द सेल्स गेट सेपरेटेड। डॉटर सेल्स एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। ये बात किस में है? एनिमल्स में है। व्हाट हैपेंस इन प्लांट सेल्स? अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है कि डिवीजन सेंटर से स्टार्ट होकर के और पेरीफेरी की तरफ जाता है, अर्थात यहाँ पर एक मिडिल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। अगर ये प्लांट सेल है, सपोज दैट अगर ये प्लांट सेल है तो यहाँ पर जो सेल प्लेट फॉर्मेशन यहाँ स्टार्ट होता है बीचों बीच में, ये है दिस वन, जो कि पेरीफेरी की तरफ इस तरह से मूव करेगी और दोनों सेल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। यहाँ पर मिडिल में बनती है सेल प्लेट होती है, फॉर्मेशन। सेल प्लेट का फॉर्मेशन यहां पर हो रहा है। किस में हो रहा है? ये प्लांट सेल्स में होता है, ध्यान रहे। सेल प्लेट का फॉर्मेशन किस में होता है? इन प्लांट सेल्स, राइट। इस तरह से आपकी ये माइटोसिस की प्रक्रिया समाप्त हुई। इसमें अगर आपसे पूछा जाएगा कि टेम्परेचर का कोई रोल है क्या, तो आपको बताना है कि टेम्परेचर बढ़ने पर रेट ऑफ डिवीजन फास्ट हो जाता है, ठीक है। आपसे एटीपी कंजम्पशन पूछा जाएगा तो एक क्रोमोसोम को अपोजिट पोल पर ले जाने के लिए 30 एटीपी मॉलिक्यूल खर्च होते हैं, 30 एटीपी खर्च होते हैं अगर एक क्रोमोसोम को हम अपोजिट पोल पर ले जाएं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस हम आपको शुरू में ही बता चुके हैं। इसमें आपकी प्लॉइडी लेवल कांस्टेंट रहती है, केवल बॉडी के सामान्य ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए डिवोटेड होता है आपका ये कौन सा डिवीज़न? माइटोसिस डिवीज़न। आपका माइटोसिस डिवीज़न सामान्य ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। व्हाट डू मीन बाय डेवलपमेंट? जैसे एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट हो रहा है तो उस दौरान माइटोसिस डिवीज़न होगा, और सामान्य ग्रोथ हो रही है, आपकी पौधे की लंबाई बढ़ रही है, आपकी हाइट बढ़ रही है, इन सभी कामों के लिए क्या होता है? इन सभी कामों के लिए माइटोसिस डिवीज़न होता है, ठीक है। प्लॉइडी लेवल कांस्टेंट होती है, ये चेंज नहीं होती है। कौन कौन सी सेल्स आपकी बॉडी के अंदर डिवाइड नहीं होती? जैसे नर्व सेल मैंने आपको बताया था, आपकी बॉडी में कार्डियक मसल्स में पाई जाने वाली सेल में डिवीज़न नहीं होता है, सही है। न्यूरॉन में नहीं होता, कार्डियक मसल में डिवीज़न नहीं हो रहा है, मसल सेल में। और आपकी ब्लड सेल्स डिवाइड नहीं करती। लेकिन कुछ सेल्स ऐसी होती हैं डॉर्मेंट स्टेज में रहती हैं परंतु अचानक एक्टिव हो जाती हैं, इतना एक्टिव कि अनकंट्रोल्ड डिवीज़न होता है और वो कैंसर का कारण बनती है। जब आपको पढ़ाएंगे उसके बारे में, कैंसर के बारे में, तो आप जान पाएंगे अच्छे से, ठीक है। फिलहाल आज के इस लेक्चर में माइटोसिस डिवीज़न मैंने आपको कंप्लीट कर लिया है। अगले सेगमेंट में अपने हम बात करेंगे मियोसिस डिवीज़न की, और मियोसिस डिवीज़न अगले लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आप एंजॉय कर रहे होंगे ऑनलाइन क्लास को, ठीक है। ओके, टेक केयर, थैंक यू।